हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन ऑडिटिंग के एमसीक्यूज पे होगा। हमने ऑडिटिंग से रिलेटेड वैसे तो बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं एंड अगर ऑडिटिंग की बात करें तो ये हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली रेलेवेंट सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे ऑडिटिंग है, कंपनी लॉ है, स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस लॉ है, ये कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। आज हम लोग ऑडिटिंग के अप्रॉक्स 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड पहले भी जो हमने ऑडिटिंग की क्लासेस अपलोड की हुई हैं उनकी हम एक प्लेलिस्ट ड्राफ्ट कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस प्लेलिस्ट को रन करके आप ऑडिटिंग के सारे एमसीक्यूज अभी तक के कवर कर सकते हो एंड फर्दर ये जो आज हम लोग अपलोड कर रहे हैं इसकी जो कॉपी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होती है कि मैम पहले की क्लासेस की जो पीडीएफ्स हैं वो भी आप प्लीज अपलोड करा दो। आप लोग जब भी ना अपने रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो प्लीज क्लास नंबर या क्लास की लिंक सेंड कर दिया करो सो दैट उसके अकॉर्डिंग हम पीडीएफ अपलोड करवा पाए। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और डिटेल प्रोवाइड करा दें कि अगर आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपने ऐप पे लॉन्च कर दिया है। अब वहां से डायरेक्टली उसको परचेज कर सकते हो और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अगर ऐप की बात करें ना तो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट हमारा ऐप, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड एमसीक्यू शेयर करते रहते हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप टेस्ट या फ्री मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। चलो अब अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहां हमारे पास 100 एमसीक्यूज है रिलेटेड टू ऑडिटिंग। हमारे पास देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑडिटर इज लाइक अ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑडिटर कैसे काम करता है। ऑडिटर एक वॉच डॉग की तरह होता है, ना कि ब्लड हाउंड की तरह। व्हाट इज वॉच डॉग एंड ब्लड हाउंड? अगर वॉच डॉग की बात करें तो उनका काम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को चेक करना। उनका काम है कि अगर कहीं फाइनेंशियली कुछ भी एरर है, गलती है, तो वो उसको बोल करके बताते हैं। ठीक है, बट ब्लड हाउंड नहीं है, मतलब उनका काम सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है। क्योंकि जब भी ऑडिटर की बात करते हैं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फाइनेंशियल एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट जो फ्रॉड चल रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए नहीं आते वो। ठीक है, अगर अपने वर्किंग में उनको कहीं कोई फ्रॉड दिख जाता है तो वो उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ उनका काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं होता। क्लियर? तो देखो हमारे पास पहला ऑप्शन है ब्लड हाउंड। हाउंड नहीं है, हाउंड है। वॉच डॉग मे बोथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नन ऑफ दीज। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा बी, वॉच डॉग। नेक्स्ट इज द टर्म ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑडायर। और इसका मतलब क्या होता है? हमने कई बार बताया कि ऑडायर का मतलब होता है टू हियर। ऑप्शन दिया है टू इंस्पेक्ट, टू एग्जामिन, टू हियर, टू इन्वेस्टिगेट। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, टू हियर। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑफ ट्रांजेक्शंस आर नोन एज। इस प्रोसेस को जहां आप जो भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनके एविडेंसेस, मतलब उनके जो प्रूफ्स होते हैं ना, रिसीट के फॉर्म में या बिल्स के फॉर्म में, उनको जब चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑडिटिंग, टेस्टिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन। नो डाउट इस प्रोसेस को बोला जाता है वाउचिंग। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर्म। देखो अगर ऑडिटिंग की बात करें तो ये कंपनीज के लिए कंपल्सरी है, ना कि पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। ऑप्शन दिया है स्मॉल स्केल बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म्स, जॉइंट स्टॉक कंपनीज और प्रोप्राइटरी कंसर्न। वैसे तो इस पे पूरा डिटेल हमने बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, यहां सिर्फ इतना बता दे रहे कि ऑडिटिंग कंपल्सरी है फॉर कंपनीज। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। ये ऑप्शन इधर का है, एंड एरर। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, बोथ ए एंड बी, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। देखो जब भी हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ना ऑडिट के दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सब्सिडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे जो इंपॉर्टेंट एंड मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट सब्सिडरी की बात करें तो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर,
डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ बोला है मेन ऑब्जेक्टिव, और मेन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन दिया एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, बोथ ए एंड बी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। अब यहाँ देखो जो ऑप्शन दिया है, पहला दिया था एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, तो यहाँ पे एग्जामिन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया, यहाँ कह रहा है कि एक्सपर्ट के ओपिनियन को एक्सप्रेस करना या डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, तो ये दोनों मेन ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, सब्सिडरी है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा कि डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट, कि कैसा ऑडिट है उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि उस ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बट अगर मान लो ऑप्शन में दिया होता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज बाय delaying the recording of cash receipt is known as embezzlement, misappropriation, lapping or none of these। इस प्रोसेस को नो डाउट हम लैपिंग कहते हैं, जिसको टीम एंड लैडिंग भी बोलते हैं। और लैपिंग का मतलब क्या होता है? लैपिंग का मतलब होता है कि जैसे इफ इन केस मान लो कि कोई एक आपका अकाउंट रिसीवेबल है, लेट से ए से आपको पैसा आना है, कंपनी को ए से पैसा आना है। अब ए ने जब अपना अकाउंट क्लियर किया, पेमेंट की, तो किसी के एम्प्लॉय ने उसका पैसा रख लिया। ठीक, और उसका पैसा रखने के बाद क्या किया कि जब बी ने पेमेंट की कंपनी को, तो बी के पैसे से उसने ए के अकाउंट को सेटल कर दिया। ठीक, अब इस केस में क्या होगा कि अभी तक तो वो ए के पैसे को चोरी किया था, अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ए का बुक्स तो सेटल उसने कर दिया, बट अब बी का जो पैसा है वो किसके पास है? उस एम्प्लॉय के पास है। और वो एम्प्लॉय हर बार ऐसे ही करेगा कि नेक्स्ट जब सी से पैसा आएगा तो वो बी के अकाउंट को सेटल कर देगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लैपिंग। ठीक, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, अच्छा देखो यहाँ पे AAS2 की बात किया है या SAS की बात करें, जो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की बात करता है। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है हमने बहुत बार बताया है, और हम बहुत रिसेंटली अब इस पे एक क्लास भी अपलोड कर देंगे। हमने काउंटिंग स्टैंडर्ड वर्सेस जो हमारा इंड एस है उस पे तो हमने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में देखोगे ना जनरली आप लोग के लेवल में बहुत डिटेल नहीं पूछता है, क्या पूछता है कि क्या नंबर है या उसका क्या नाम है, बस यही पूछता है। तो एग्जाम में कई बार AAS के बारे में भी पूछता है, कई बार स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के बारे में भी पूछता है, एसए के बारे में, क्योंकि जनरली अब क्या है कि अब वो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के नाम से ही जाना जाता है। बट कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में अभी भी AAS को ही कंसिडर किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की जगह। ठीक है, तो दोनों के ही क्या नंबर है, क्या नाम है, हम बहुत जल्दी एक लेक्चर इस पे अपलोड कर देंगे, वो आप लोग जरूर से कंसिडर करना एंड उसको जरूर से अच्छे से कवर कर लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर एक दो क्वेश्चन भी इससे आता है तो एटलीस्ट आपके वो मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, द टाइटल ऑफ AAS2 इशूड बाय काउंसिल ऑफ ICAI इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस ऑफ एन एंटिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। AAS2 की बात करें तो ये कंसिडर करता है किसको? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज लैपिंग इज ऑल्सो नोन एज, अभी हमने ऊपर बताया था कि लैपिंग इज ऑल्सो नोन एज स्टीमिंग एंड लैडिंग, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, which of the following is not true about opinion on financial statement? ऑप्शन देखते हैं। The auditor should express an opinion on financial statement. His opinion is no guarantee to future viability of business. He is responsible for detection and prevention of frauds and errors in financial statements. He should examine whether recognized accounting principles have been consistently. देखो पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी होती है? जी हाँ, करनी होती है, और वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते भी हैं। हिज ओपिनियन इज नो गारंटी टू फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस। हाँ, उनकी जो ओपिनियन है वो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन है, जो कि आपके बिजनेस में जो भी कमी है उसके बारे में बताता है। ठीक है, बट क्या उससे फ्यूचर वायबिलिटी डिपेंड करती है? क्या उससे आपके बिजनेस की एक जो फ्यूचर गारंटी है वो बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। He should examine whether recognized accounting principles have been consistently applied. हाँ, ये भी देखना होता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उसको लेकर के कंसिस्टेंट है या नहीं। बट क्या वो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। बस क्या होता है कि जब वो ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी तरह का कोई एरर एंड फ्रॉड दिख जाता है तो वो उसको
मेंशन कर देते हैं, बता देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। बट क्या वो होलसोल रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, वो फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाते। रीजन बीइंग, जब भी कोई आउटसाइडर एज एन ऑडिटर आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, तो उनकी ड्यूटी ये होती है कि आपकी बुक्स में जो भी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कमी है, उनको इंप्रूव करने का काम उनका है। पर अगर उसमें आपने कोई चोरी की है, फ्रॉड किया है, तो उसको डिटेक्ट करने का काम होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं होती। ठीक है, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, अ सेल ऑफ ₹25,000 टू ए वाज एंटर्ड एज अ सेल टू बी। आपने ए को सेल किया और वो गलती से बी की बुक्स में चली गई। ये किसका एग्जाम्पल है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल। नो डाउट एरर ऑफ कमीशन की गलती है। मतलब इसमें क्या है कि जो चीज ए की बुक में दिखनी चाहिए थी वो किसी बुक में दिखेगी, बी की बुक में दिखेगी। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एरर ऑफ कमीशन। और एरर ऑफ कमीशन क्यों है ये समझ लो। एरर ऑफ कमीशन सिंपली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपने ए को सेल किया है और वो बी की बुक में दिख रहा है, तो नो डाउट सेल तो टोटल सही दिख रहा होगा, बट अकाउंट रिसीवेबल की बुक में वो गलत दिखेगा। अच्छा, जो टाइप्स ऑफ एरर्स है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, इस पे हमने बहुत डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है। हमने बहुत बार सजेस्ट किया है कि वो क्लास आप लोग जरूर से कवर कर लेना। हमने लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, क्योंकि देखो टाइप्स ऑफ एरर्स पे नो डाउट हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और वहां हमने बहुत डिटेल में ये लेक्चर डील किया है कि ये चारों टर्म्स क्या है, क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि कंपनसेटिंग एरर एंड एरर ऑफ कमीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो वहां से ये पॉइंट आप लोग जरूर से कवर कर लेना। अगेन हम लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस हैव बीन रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, जब आप अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजते हो तो उसमें होता क्या है ना कि जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक आप उसको बुक्स में एज अ सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते, बट उसको गलती से हमने कैसे रिकॉर्ड कर लिया? एज सेल। तो आपने यहाँ पे कैसा एरर किया है? प्रिंसिपल का एरर किया है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एरर कहता है कि जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हो तो वो हमारा हो जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। और यहाँ वही चीज हुई है कि जिसको आपको सेल की तरह रिकॉर्ड ही नहीं करना था उसको आपने सेल की तरह रिकॉर्ड किया है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा किसका? एरर ऑफ प्रिंसिपल का। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? देखते हैं। मैनेजमेंट फ्रॉड इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एम्प्लॉय फ्रॉड। Internal control system reduces the possibility of occurrence of employee fraud and management fraud. The auditor's responsibility for detection and prevention of error of fraud is similar and all statements are correct. देखो पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। Internal control system reduces the possibility of occurrence of employee fraud and management fraud. Internal control system से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल्स एंड रेगुलेशन सप्लाई करते हो, ठीक है, जिससे बेसिकली आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो तरीका है वो इंप्रूव होगा। ठीक है, क्योंकि वहां आप क्या कर रहे हो? रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई कर रहे हो, बट उससे एम्प्लॉय फ्रॉड एंड मैनेजमेंट फ्रॉड के अकरेंस में किसी तरह की कमी आएगी, ये करेक्ट नहीं है। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इज सिमिलर। यस, क्योंकि उनका काम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड से रिलेटेड नहीं होता है। अगर कहीं पे वो डिटेक्ट या कहीं डिटेक्ट करते हैं, अगर उनको लगता है कि कहीं गलती है, एरर है, फ्रॉड है, तो वो उसको बोल के बता देते हैं, मेंशन कर देते हैं। ठीक है, बट अगर एरर और फ्रॉड के केस में देखा जाए तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिमिलर है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कह रहे मैनेजमेंट फ्रॉड इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एम्प्लॉय फ्रॉड। हाँ, क्योंकि देखो एम्प्लॉय का फ्रॉड ना बहुत आराम से पता किया जा सकता है अगर आप बुक्स अच्छे से चेक करो, बट मैनेजमेंट फ्रॉड को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से आप कहीं ना कहीं फ्रॉड्स एंड एरर्स को कम कर सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है बी, कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, as per AAS 4, if auditor detects an error, then he should inform the management.
He should communicate it to the management if it is material. The auditor should ensure financial statements are adjusted for detected error, both B and C. हाँ, उनका काम ये होता है कि वो मैनेजमेंट को जाके इन्फॉर्म करते हैं, अगर वो मटेरियल है तभी वो इन्फॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि उस एरर को प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट किया गया या नहीं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट, which of the following is not a limitation of audit as per AAS 4? Objectivity of auditor's judgment, selective testing, persuasiveness of evidence, limitations of internal control system. अब कह रहे हैं इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है. ऑडिटर की जो जजमेंट है उसकी ऑब्जेक्टिविटी, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, बट सेलेक्टिव टेस्टिंग, परसुएसिवनेस ऑफ एविडेंस, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये AAS 4 में एज लिमिटेशन ऑफ ऑडिट मेंशन किया गया है. ठीक है, और हम बार बार बता रहे हैं कि वैसे इतने डिटेल में क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे. जो AAS है या स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है, उनके सिर्फ नाम और नंबर आप लोगों को लर्न करने होते हैं. नेक्स्ट, internal audit is undertaken by independent auditor, statutorily appointed auditor, by a person appointed by the management, by a government auditor. अगर इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो इंटरनल ऑडिट कौन पर्सन करता है? वो पर्सन करता है जिसको मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया. ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट. नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिसाइडेड बाय द, अगर हम स्कोप की बात करें कि इंटरनल ऑडिट का क्या स्कोप होगा, तो जिसने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया है वही स्कोप भी डिसाइड करेगा. तो बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट. नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ बैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट, ऑल ऑफ द अबव. अगर ऑडिट ऑफ बैंक्स की बात करें तो नो डाउट ये स्टैट्यूटरी ऑडिट या बैलेंस शीट ऑडिट तो माना जाता है, बट कंकरेंट ऑडिट भी है. रीजन बीइंग, अगर हम कंकरेंट ऑडिट की बात करें तो कंकरेंट ऑडिट मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. Concurrent audit is a part of internal check system, continuous audit, internal audit system और none. ये इंटरनल ऑडिट सिस्टम का पार्ट माना जाता है. क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिट सिस्टम मतलब क्या होता है? जहां आप ये चेक करते हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है कि नहीं, ये सारी चीजें आप देखते हो इंटरनल ऑडिट में. एंड कंकरेंट ऑडिट उसी को तो सपोर्ट कर रहा है ना. कंकरेंट ऑडिट मतलब एक कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होता है जो रियल टाइम में आप ऑडिट कर रहे हो. ठीक है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? इंटरनल ऑडिट सिस्टम का. नेक्स्ट, इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिमस टू एनुअल ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट. अगर इंडिया में देखें तो बैलेंस शीट ऑडिट को एनुअल ऑडिट माना जाता है, जो कि साल में एक बार होती है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, ऑडिट इन डेप्थ इज सिनोनिमस फॉर कंप्लीट ऑडिट, फाइनल ऑडिट, कंप्लीटेड ऑडिट और डिटेल्ड ऑडिट. अगर ऑडिट इन डेप्थ की बात करें तो ये डिटेल्ड ऑडिट का पार्ट है. दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. ठीक है, तो ऑडिट इन डेप्थ मतलब जहां पे आप जो ट्रांजैक्शन है उनकी बहुत डिटेल में स्क्रूटनी करते हो, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिटेल्ड ऑडिट. नाउ नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड 1949. नेक्स्ट, which of the following statement is not true about continuous audit? देख लेते हैं. It is conducted at regular interval, ये तो करेक्ट है. It may be carried out on daily basis, ये भी करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया ना कि continuous audit का मतलब होता है जो रेगुलर ऑडिट चलती है. It is needed when the organization has a good internal control system. अगर अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो क्या हमें डेली ऑडिटिंग की जरूरत होगी? नहीं. नेक्स्ट है, इट इज एक्सपेंसिव. कौन सा टू नहीं? अब एक्सपेंसिव तो होगा. क्यों? क्योंकि जब आप रेगुलर बेसिस पे ऑडिट करा रहे हो तो आप किसी पर्सन से ही ऑडिट कराओगे, उसको आप सैलरी भी तो दोगे ना. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव प्रोसेस तो है. बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो उस केस में हमें कभी भी कॉन्टिन्यूस ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट, internal check is carried on by staff specially appointed for the purpose, internal auditor, supervisor of the staff, members of the staff. देखो, जो इंटरनल चेक है, इंटरनल चेक का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे लेट्स से बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक एम्प्लॉय का काम ऑटोमेटिकली दूसरा एम्प्लॉय चेक कर रहा है और दूसरे एम्प्लॉय का जो काम है वो ऑटोमेटिकली तीसरा एम्प्लॉय चेक कर रहा है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरनल चेक प्रोसेस. और ये किसके थ्रू कैरिड होता है? बाय मेंबर्स ऑफ द स्टाफ. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, एरर ऑफ ओमिशन आर टेक्निकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर और नन ऑफ द अबव. नो डाउट अगर हम एरर ऑफ कमीशन की बात करें तो ये टेक्निकल एरर होता है, जहां पे हम क्या करते हैं कि गलती से पूरी की पूरी एंट्री ही मिस कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट,
व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छे से ड्रेस्ड अप करते हो, जहां पे आप उनके लाइबिलिटीज को, खर्चों को कम दिखाते हो और असेट्स को और इनकम को बढ़ा के दिखाते हो। क्लियर? ऑप्शन दिया है कर्टेलमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट, चेकिंग ऑफ वेस्टेजेस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट। यस, जहां आप अपने असेट को बढ़ा के दिखा रहे हो, इनकम को बढ़ा के दिखा रहे हो, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक्स है वो अच्छी दिखे, और अपने खर्चों को कम करोगे एंड लायबिलिटीज को कम करोगे। कह रहा है कर्टेलमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को कम करना नहीं है। तो देखो पहला बोला है कर्टेलमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट, चेकिंग ऑफ वेस्टेजेस। ज्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट। नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है जहां पे आप कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को चूज करते हो और उनको प्रॉपर टेस्ट करते हो। टेस्टिंग ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, checking of selected number of transaction, examination of adjusting and closing entries, checking of all transactions recorded. Yes, जो भी selected number of transactions होते हैं, जब आप उसको आप चेक करते हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेस्ट चेकिंग। ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मटेरियलिटी? देख लेते हैं। मटेरियलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। Materiality judgments involve both quantitative and qualitative judgments. Auditor's consideration of materiality is influenced by the auditor's perception of the needs of an informed decision making. At the planning stage, the auditor considers materiality at the financial level or financial statement level only. नहीं, अगर हम ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर को मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट कि कौन सा आइटम मटेरियल और कौन सा मटेरियल नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को वो थ्रू आउट अपने ऑडिट में लेकर के चलते हैं, और जो भी पॉइंट्स उनको मटेरियल लगता है सिर्फ वो उसी की रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, की स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द ऑडिट रिस्क, द मटेरियलिटी एंड द ऑडिट एफर्ट। देखो, जितना कम ऑडिट रिस्क होगा उतनी ज्यादा मटेरियलिटी होगी और ऑडिट एफर्ट भी उतना कम लगेगा। क्यों? क्योंकि रिस्क कम है, मटेरियलिटी ज्यादा है, तो आपको एफर्ट ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोअर द ऑडिट रिस्क, हायर द मटेरियलिटी एंड लोअर द ऑडिट एफर्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, when issuing unqualified opinion, the auditor who evaluates the audit findings should be satisfied that the, इस पे भी हमने बहुत बार बोला, बट अभी तक हमने क्लास लेक्चर अपलोड नहीं किया है, जहां पे हमें ओपिनियंस, जो टाइप्स ऑफ ओपिनियंस है उन पे भी डिस्कशन करना है कि क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, कब इशू की जाती है। उस पर हम बहुत जल्दी एक लेक्चर अपलोड कर देंगे ऑडिट से रिलेटेड, वो जरूर से आप लोग कवर कर लेना। लिखा है अमाउंट ऑफ नोन statement is documented in working paper. Estimate of the total likely misstatement is less than the materiality level. Estimate of the total likely misstatement is more than the materiality level. And estimate of the total likely misstatement cannot be made. तो नो डाउट अगर हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन की बात करें, दैट इज क्लीन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना? क्लीन रिपोर्ट तब इशू किया जाता है जब टोटल लाइकली मिस स्टेटमेंट लेस हो, किससे? मटेरियलिटी लेवल से। मतलब कहीं ना कहीं एरर है, बट वो इतना ज्यादा एरर नहीं है आपके बुक्स में कि वो मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस करे। तो इस केस में आप कैसी रिपोर्ट देते हो, कैसा ओपिनियन देते हो? अनक्वालिफाइड और क्लीन। ठीक है? बट अगर सी ऑप्शन में देखें जहां पे मिस स्टेटमेंट ज्यादा है मटेरियलिटी लेवल से, तो फिर वहां पे आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ मटेरियलिटी फॉर एन ऑडिट, व्हाट शुड नॉट बी कंसिडर? आपको क्या नहीं कंसिडर करना होता है? प्रायर ईयर्स एरर्स, द ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, एडजस्टेड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हम मटेरियलिटी लेवल चेक कर रहे हैं तो पिछले साल के एरर्स को कंसिडर करेंगे, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट कंसिडर करेंगे, जो भी हमारा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एडजस्टेड, उसको भी कंसिडर करेंगे। बट क्या आपने रेम्यूनरेशन को कंसिडर करेंगे? नहीं, रेम्यूनरेशन को कंसिडर नहीं करते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, analytical procedures issued in the planning stage of an audit generally helps to determine the nature, timing and extent, directs attention to potential risk in area, indicates important aspect of business, all of the above. अगर हम एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करें तो नो डाउट उस प्रोसीजर पे आप सारी चीजें कंसिडर करते हो, चाहे वो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, which of the following statement is most closely associated with analytical procedure applied at substantive stage? It helps to study relationship among balance sheet account.
It helps to discover material misstatement. It helps to identify possible oversight. It helps to accumulate evidence supporting the validity of a specific account balance. हाँ, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि सब्सटैंटिव स्टेज पे जो आप एक एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि वो आपको हेल्प करता है एविडेंस, सबूत इकट्ठा करने में, किसके लिए? एक स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, for all audits of financial statement made in accordance with AAS 14, the use of analytical procedure is at the discretion of the auditor. ये किस स्टेज पे होता है? सब्सटैंटिव टेस्टिंग पे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट, लेजर, वाउचर रिलेटेड टू असेट, नन ऑफ द अबव। अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन बात करता है फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स पे। स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट, नो डाउट ये सबको पता है कि एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अगर हम स्टॉक की बात करें तो इसका वैल्यूएशन होता है एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर, और नो डाउट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है, जो कि बहुत फेमस केस है, किंगस्टन कॉमन मिल्स। इसमें ये चीज बताई गई थी कि ऑडिटर कोई वैल्यूअर नहीं है। ऑडिटर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको चेक करने का, ओके, उसमें सारे के सारे प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपर्ली अप्लाई किए गए हैं या नहीं। नेक्स्ट, फ्लोटिंग असेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। अगेन अगर हम लोग फ्लोटिंग असेट की बात करेंगे तो फ्लोटिंग असेट को भी हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और रिटर्न बेसिस, अगर आप सेल या रिटर्न बेसिस पे किए हो तो नो डाउट आप उसको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में इंक्लूड करते हो। मतलब ये माना जाता है ना कि वो बिल्कुल सेम चल रहा है आपके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में, उसको आप सेल नहीं मानते हो। जब तक उसके अप्रूवल ना मिल जाए आप उसको सेल की तरह ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है? तो आप उसको इंक्लूड करोगे स्टॉक में, इंक्लूड नहीं करोगे, नॉट बी चेक बाय द ऑडिटर, नन ऑफ द अबव। ये देखना होता है कि क्या उसको सेल का पार्ट तो नहीं मान लिया गया, उसको कहाँ इंक्लूड करना है? ओनली इन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? मतलब बेसिकली ये कहा जा रहा है जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो वो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, तो एक बैलेंस शीट में जब आप ये आइटम दिखा रहे हो क्लोजिंग स्टॉक में, अगर मान लो आपने इसको गलती से आज सेल दिखा दिया तो आपका बैलेंस शीट का आइटम कम हो जाएगा और सेल आपकी बढ़ जाएगी, है ना? तो इसी वजह से हमने बताया भी था कि ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। Next is, of the following which is the least persuasive type of audit evidence? Bank statement obtained from the client, document obtained by auditor from third party directly, carbon copies of sale invoices inspected by the auditor, computation made by the auditor. कह रहा है कि लीस्ट परसुएसिव, सबसे जो लीस्ट इंपॉर्टेंस रहेगी वो कार्बन कॉपी ऑफ सेल इनवॉइसेस की रहेगी। बट अगर आपने क्लाइंट से डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट रिसीव किया है, थर्ड पार्टी से कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किया है, या ऑडिटर ने जो कंप्यूटेशन किया है, नो डाउट वो सब के सब एक तरह से इंपॉर्टेंट माने जाएंगे एविडेंस के तौर पे, बट जो कार्बन कॉपीज ऑफ सेल इनवॉइसेस उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जनरली करेक्ट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस? देखते हैं। टू बी रिलायबल एविडेंस शुड कंक्लूसिव rather than persuasive. Effective internal control system provides reliable audit evidence. Evidence obtained from outside sources routed through the client. All are correct. ये कह रहा है कि जो ऑडिट एविडेंस है उसकी रिलायबिलिटी, मतलब आप कब उस पर भरोसा कर सकते हो ज्यादा। अगर मान लो आपके यहाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो नो डाउट अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो सारी चीजों पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो रहा होगा, एंड उस केस में जो आपको ऑडिट एविडेंस मिलेगा वो ज्यादा रिलायबल होगा कंपैरेटिवली बाकी केसेस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, एक पॉइंट देखो यहाँ पे, ये हम बताना भूल गए कि जैसे यहाँ मेंशन किया कि फ्लोटिंग असेट, तो फ्लोटिंग असेट आप लोग कंफ्यूज ना हो, हम बता दें कि फ्लोटिंग असेट मतलब क्या होता है। इंक्लूड जहां हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, कैश की, रिसीवेबल की, तो अगेन आप किसकी बात कर रहे हो? स्टॉक की बात कर रहे हो ना, इन्वेंट्रीज की बात करो। और इन्वेंट्रीज हमेशा कैसे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर पे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सब्सटैंटिव टेस्ट्स आर ऑडिट प्रोसीजर दैट मे बी एलिमिनेटेड फॉर एन अकाउंट बैलेंस, are designed to discover significant subsequent events, will increase proportionately when the auditor decreases the assessed level of control risk, may be test of transaction, test of balance and analytical procedure. अगर हम substantive testing की बात करें तो इसका मतलब यही होता है कि चाहे वो टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, टेस्ट ऑफ बैलेंस होगा या एनालिटिकल प्रोसीजर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, the nature, timing and extent of substantive procedures is related to assessed level of control risk. देखो यहाँ पे nature, timing and extent जो control risk से related है वो हमेशा किससे होता है? डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है दोनों का। जो रिस्क को कंट्रोल करना है
उसके लिए आपको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ये तीनों ही कंसिडर करना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डायरेक्टली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएशंस ऑफ ऑडिट एविडेंस? The reliability of audit evidence and its relevance in meeting the audit objective, the objectivity and integrity of the auditor, the quantity of audit evidence, the independence of the source of evidence. अब यहाँ देखो क्या कह रहा है कि जो ऑडिट एविडेंस है, जो आप सबूत इकट्ठा करते हो, उसकी एप्रोप्रिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड इट्स रेलेवेंस इन मीटिंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ऑडिट एविडेंस कितना जरूरी है, कितना रिलायबल है, और उसकी हेल्प से आप अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव को, जो भी आपका पर्पस है ऑडिटिंग करने का, आप उसको मीट कर पा रहे हो कि नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, when is evidential manner generally considered sufficient? When it constitutes entire population, when it is enough to provide a basis for giving reasonable assurance regarding truthfulness, when it is objective and relevant, when auditor collects and evaluates it independently. Yes, अगर हम बात कर रहे हैं कि जो भी आप एविडेंस इकट्ठा कर रहे हो वो कब सफिशिएंट माना जाता है, वो तब सफिशिएंट माना जाता है जब वो एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है कि हाँ, आपने जो एविडेंस इकट्ठा किए हैं वो सही है और उसके बेसिस पे आप अपनी ऑडिट को कंटिन्यू कर सकते हो और आप उससे जो भी पर्पस है ऑडिट का वो जस्टिफाई कर सकते हो। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या जाएगा बी, व्हेन इट इज इनफ टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर गिविंग रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग ट्रूथफुलनेस। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not a corroborative evidence? What is corroborative evidence? Corroborative evidence का मतलब होता है कि जो आपके पास एविडेंस है उसको आप एक फर्दर प्रूफ उसके लिए कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब किसी भी एविडेंस को फर्दर जब आप प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस कलेक्ट करते हो तो उसको कहते हैं corroborative evidence. Minutes of meetings, confirmations from debtors, information gathered by auditor, worksheet supporting CFS. वर्कशीट सपोर्टिंग, इसको हम कोलैबोरेटिव एविडेंस नहीं मानेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Which of the following statement is not true with respect to management representations obtained as per AAS 11? Authenticated copy of relevant meetings of minutes. It should always be in working. It may be dated prior to the report date. It should be addressed to the auditor. अगर हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये हमेशा वर्किंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 कट कर देंगे, रेलेवेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिट प्लानिंग? AAS 7, 8, 9, 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा AAS 8। ठीक है, और हमने बार बार बताया है स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक कि हम बहुत जल्दी ना इस पे एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर देंगे कि AAS जो पहले चलते थे, अब तो फिलहाल नहीं चलता, अभी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग चलता है, बट एग्जाम में फिर भी क्योंकि इससे क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं तो हम AAS पे भी क्लास अपलोड कर देंगे और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग पे भी क्लास अपलोड कर देंगे, सो दैट आप लोगों के लिए ईजी रहे, आप लोग उसको ईजिली लर्न कर पाओ कि किस नंबर में क्या कवर किया गया है। ठीक है, अब देखो क्लास की स्टार्टिंग में तुमने कहा था कि हम 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो चुकी है इसलिए अब यहाँ 50 एमसीक्यूज पे ही हम डिस्कशन स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम 50 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कम 4-5 क्लासेस हम अपलोड करेंगे जहां हम 50 एमसीक्यूज अपलोड करेंगे रिलेटेड टू ऑडिटिंग। ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ठीक है, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और पुराने जो लेक्चर्स हैं जहां पे हमने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी की है उनकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।